नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कि जैसे कि दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले एक नया यूनिट दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वी आर डीलिंग विद द डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आज का जो पहला वीडियो होगा हमारा, इस वीडियो में हम बहुत सारी ठीक है जो फंडामेंटल चीज़ें होती है डेवलपमेंट के बारे में, उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये पहला लेक्चर। देखिए, डेवलपमेंट बायोलॉजी में पहला तो हमें डेफिनेशन देखना चाहिए कि व्हाट इज द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वी स्टार्ट विद द बर्थ एंड एंड विद द डेथ। सो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है डेवलपमेंट जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट विद द बर्थ, इट स्टार्ट्स विथ बर्थ। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से ये स्टार्ट होता है और एंड होता है, एंड्स विथ इट्स डेथ, एंड विथ डेथ। जो ऑर्गेनिज्म के डेथ पे ये खत्म होता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमने जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ठीक है, डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन इज द प्रोसेस स्टार्ट विद द बर्थ, प्रोसेस स्टार्ट विद द बर्थ एंड एंड्स विद द डेथ, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, सो डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि एनिमल का डेवलपमेंट एंड प्लांट का डेवलपमेंट, दोनों के डेवलपमेंट में थोड़े थोड़े डिफरेंस भी आते हैं और कुछ लेवल पे सिमिलैरिटीज भी होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एनिमल डेवलपमेंट एंड प्लांट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। एनिमल डेवलपमेंट एंड प्लांट डेवलपमेंट, देखिए एनिमल डेवलपमेंट में हमें पता है कि सेल वॉल ना होने की वजह से सेल वॉल अपसेंट होती है। सेल वॉल अपसेंट, अपसेंस ऑफ सेल वॉल होने की वजह से वहाँ पे सेल का मूवमेंट होने लगता है। सेल मूवमेंट हमें देखने को मिलती है वहाँ पे, कहाँ पे, एनिमल के डेवलपमेंट में। बट प्लांट के डेवलपमेंट में हमें एक बात दिखाई देती है कि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है दैट इज फॉर द सेल मूवमेंट। वहाँ पे सेल का कोई मूवमेंट होता नहीं, नो सेल मूवमेंट, वहाँ पे सेल का कोई भी मूवमेंट होता नहीं है, देयर विल बी नो सेल मूवमेंट। और एनिमल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेल वॉल ना होने की वजह से सेल मूवमेंट हो सकते हैं वहाँ पे, यस देयर विल बी सेल मूवमेंट। और प्लांट के अंदर देयर विल बी नो सेल मूवमेंट, ठीक है। सो एनिमल एंड प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब प्लांट डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, प्लांट डेवलपमेंट के अगर बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। जैसे कि प्लांट का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट विद द जायगोट, इट स्टार्ट विद द जायगोट। प्लांट का डेवलपमेंट जहाँ से शुरू होता है वो चीज़ होती है जायगोट। और हमें पता है कि जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा एक कोई एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे हमें पता है कि सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन शुरू होने के बाद हमें पता है कि वहाँ पे एक से दो सेल बनने वाला मतलब कंडीशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम टू सेल कंडीशन देखते हैं। एक जो छोटा सेल होता है प्लांट के अंदर, दैट इज नोन एज अ अपाइकल सेल। वो कौन सा सेल होगा? अपाइकल सेल होगा। और जो साइज में जो लार्ज होता है वो कौन सा सेल होता है? दैट इज अबाउट द बेसल सेल। एक होगा अपाइकल सेल और दूसरा होगा बेसल सेल। प्लांट डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे भी फिर से डिवीजन हो गए। अब जो डिवीजन होता है ना, तो अपाइकल सेल में होता है। जो सेल अपाइकल जो सेल होती है ना, यहाँ पे जो सेल साइज में लार्ज मतलब स्मॉल होती है, बट उसका न्यूक्लियस लार्जर साइज का होता है, ये बात याद रखिए। और जो सेल साइज में लार्ज होती है उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। ये दो चीजें यहाँ पे होती है। सो बेसल सेल एंड अपाइकल सेल। नाउ अपाइकल सेल एक्टिवली डिवीजन में जाएगा, अपाइकल सेल एक्टिव डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे वन सेल कंडीशन से टू सेल कंडीशन आ रही थी, टू सेल कंडीशन से वहाँ पे एक कंडीशन आएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज अ ऑक्टेंट कंडीशन, दैट इज नोन एज अ ऑक्टेंट कंडीशन आएगा। ऑक्टेंट के बाद हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कि एक स्टेज आएगा, दैट स्टेज इज नोन एज, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? ग्लोबुलर स्टेज कहेंगे। कौन सा स्टेज कहेंगे दोस्तों? ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के बाद जो स्टेज आता है दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर स्टेज, दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर स्टेज। ट्रायंगुलर स्टेज आता है प्लांट के डेवलपमेंट में।
उसके बाद जो स्टेज वहाँ पे आता है ट्रायंगुलर स्टेज के बाद वहाँ पे जो स्टेज आता है हार्ट स्टेज आता है। कौन सा स्टेज आएगा? हार्ट स्टेज। हार्ट स्टेज के बाद वहाँ पे जो स्टेज आएगा दैट इज नोन एज टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज। हार्ट स्टेज के बाद वहाँ पे जो स्टेज आता है प्लांट के डेवलपमेंट के अंदर दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेज। और टॉर्पेडो स्टेज हमें पता है कि फाइनली यहाँ पे एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे कौन बनेगा? यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, जिसके हम कॉटिलिडोन और बाकी के स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे निकाल देंगे तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मान लीजिएगा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ग्लोबुलर स्टेज वाला स्ट्रक्चर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर स्टेज वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल सेल होता है हमारे पास दैट इज अबाउट द बेसल सेल। ये सेल कौन सा होगा? बेसल सेल। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सस्पेंसर। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे दैट इज अबाउट द सस्पेंसर। सस्पेंसर के ऊपर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूरे के पूरे कौन है? ये सेल्स है। ये कौन है? प्लांट के सेल्स है। और जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ये ऐसा ये पूरा स्टोन दैट इज अबाउट द ग्लोबुलर स्टेज। ये कौन सा स्टेज होगा दोस्तों? ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज से थोड़ा सा डिफरेंट स्टेज जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्टेज। दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्टेज प्लांट का। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज होता है दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्टेज। ट्रायंगुलर स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर से वही बात, ये पूरा का पूरा सस्पेंसर का स्ट्रक्चर और उसके बाद एक जो लार्जर सेल हमें दिखाई देगा दैट इज अबाउट द बेसल सेल। ये यहाँ पे कुछ सेल्स होगी सस्पेंसर के सेल, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पहले स्टेज से ही ज़्यादा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। So this condition is known as a triangular stage. This condition is known as a triangular stage. So ये जो structure हम देख रहे हैं यहाँ पे that is about the suspensor. This structure is known as a suspensor. और जो ये cell हमें देखने को मिल रहा है that is about the basal cell. That is about the basal cell. उसके बाद जो हम structure बना रहे थे that is about the heart stage. Heart stage थोड़ा सा different होगा। Heart stage थोड़ा सा different होगा पहले stage से, थोड़ा सा ये different स्टेज आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी हम ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकाल देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो दोस्तों दैट इज अबाउट द हार्ट स्टेज ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट का जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसका हार्ट स्टेज हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो पहले हम निकाल रहे थे वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंसर का फिर से निकाल सकते हो आप। और यहाँ पे फाइनली कौन सा सेल होगा? ये बेसल सेल। दैट इज अबाउट द बेसल सेल। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले के सेल्स मतलब पहले स्टेज से भी ज़्यादा सेल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सेल्स दिखाई देंगे। ये जो प्लांट डेवलपमेंट का अगला वाला जो स्टेज था हमारे पास दैट इज अबाउट द हार्ट स्टेज। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा प्लांट के डेवलपमेंट में दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट। दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट। टॉर्पेडो स्टेट थोड़ा सा अलग होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे निकाल देंगे दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट। ये स्टेट कौन सा होगा? दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट। उसके बाद जो एक लार्जर सेल आपको देखने को मिलेगी दैट इज अबाउट द बेसल सेल। अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेंसर का ये स्ट्रक्चर हम निकाल देंगे यहाँ पे, और इसको फिर से हम ग्रीन कलर का शेड दे देंगे यहाँ पे दोस्तों, ताकि आप समझ पाओ कि यही ये एक स्ट्रक्चर है जो अगला स्टेज डिनोट कर रहा है। सो ये जो स्टेज आ रहा था ये कौन सा स्टेज है डेवलपमेंट का? दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट। दैट इज नोन एज अ टॉर्पेडो स्टेट। चलिए इसको फिर से हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स निकालने हो गया हमें। नंबर ऑफ सेल्स
ये हो गए इसके नंबर ऑफ सेल्स। सो अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर का स्ट्रक्चर ये होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेंसर। एंड हमने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज द बेसल सेल, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये बेसल सेल का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं थोड़ा सा मैच्योर एम्ब्रियो का, तो मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। तो स्ट्रक्चर हम अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा, कोटिलिडोन्स देखने को मिलेंगे ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से सस्पेंसर का स्ट्रक्चर आएगा और बेसल सेल का भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेसल सेल। और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सो दिस इज अबाउट द फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा, मैच्योर एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए दोस्तों। So this is the structure of mature embryo of plant. प्लांट का ये मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे पहले से कई ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। और थोड़ा स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग सा होगा। कुछ किताबों में इसको ही क्या डिनोट करते हैं, टॉर्पिडो स्टेट भी कहते हैं। और क्यों ना कहें टॉर्पिडो, तो हमें पता है कि मैच्योर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमको देखने को मिलता है इसका स्ट्रक्चर। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सो दैट इज अबाउट द, देखिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस के सेल्स होंगे, बाहरी जो कवर के जो सेल्स होंगे, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स होंगे। बहुत सारे लेयर्स हमको अभी निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। इनको सेल्स के फॉर्म में ऐसा बनाना होगा। सो दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स। तो हर एक का न्यूक्लियस तो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे अब कुछ बातें जो हमें समझनी होगी, तो कुछ स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा सेल्स का, ठीक है, दैट इज अबाउट द शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा। ये कौन होगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोटिलेडोन। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, कोटिलेडोन का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे कुछ ठीक है वेस्कुलर सेल्स दिखेंगे, वेस्कुलर बंडल के सेल्स जो आगे जाके वेस्कुलर बंडल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि किसका है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम के, रूट अपाइकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर होगा, रूट अपाइकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर होगा, मेरिस्टेम। ये तो स्ट्रक्चर पहले ही बताया था आपको, दैट इज अबाउट द सस्पेंसर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेंसर। और ये कौन होगा, बेसल सेल, ये कौन होगा, बेसल सेल होगा। सो इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा दोस्तों, एक मिनट। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द प्लांट के डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर्स आपको नहीं। सो ये जो स्ट्रक्चर होगा तो एपिडर्मिस के सेल्स होंगे, एपिडर्मिस के सेल्स होंगे, एपिडर्मिस। और जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोटिलेडोन। कोटिलेडोन आगे जाके फ्यूचर में क्या बनाएगा, फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट बनाएगा, फर्स्ट प्लांट लीफ, फर्स्ट प्लांट के लीफ देखने को मिलेंगे हमें। अगर सिंगल कोटिलेडोन है तो उसको हम मोनोकोटिलेडोन का स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर यहाँ पे दो कोटिलेडोन्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, कि प्लांट के डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग होता है, तो जाइगोट से यहाँ पे फॉर्मेशन होने का
मतलब शुरुआत होता है। जैसे गैमेट का फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट के फ्यूजन के बाद जो डिवीजन होगा वहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन के बाद वहाँ पे कितने सेल्स आएंगे, 2 सेल्स आएंगे। 2 में से एक सेल होगा अपाइकल सेल और दूसरा सेल कौन सा होना चाहिए, बेसल सेल होगा। उसके बाद 2 डिवीजन हो गए, माइटोटिक डिवीजन, और उसके बाद आएगा 8 सेल कंडीशन। 8 सेल कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 8 सेल कंडीशन इज नोन एज अ ऑक्टेंट कंडीशन। उसके बाद फिर से एक्टिव डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। जो स्टेज आएगा उसके बाद, दैट स्टेज इज नोन एज अ ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद जो स्टेज आएगा दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्टेज। ट्रायंगुलर स्टेट के बाद जो स्टेट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे हार्ट स्टेज, उसे हम क्या कहेंगे, हार्ट। ठीक है, नियर अबाउट हार्ट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। और ये पूरा का पूरा डिवीजन किसका हो रहा है, ओनली अपाइकल सेल का ये डिवीजन होते होते हमें नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं। अपाइकल सेल जो एक ऐसा सेल था, साइज में तो छोटा था बट उसका न्यूक्लियस कैसा था, ठीक है, साइज में बेसल सेल से भी बड़ा था, उसके बारे में भी हमने बात किया है। ठीक है, तो टॉर्पेडो स्टेज, ये जो स्टेज हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, दिस इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज में हमें कॉटिलेडोन डिस्टिंक्टली देखने को मिलते हैं। कॉटिलेडोन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलेडोन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलेडोन स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये होगा शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज अबाउट द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहाँ मतलब यहाँ पे आप जो देख पाओगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर होगा। और इसी स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे निकाल दिया है, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ प्लांट सेल, तो आपको स्टेजेस याद रखने होंगे यहाँ पे दोस्तों, डिफरेंट स्टेजेस जो हमने बताए। तो पहला होगा जाइगोट, फिर से बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। पहला जो स्ट्रक्चर्स होगा वहाँ पे दैट इज अबाउट द जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा था दैट इज अबाउट द 2 सेल कंडीशन। देखिए यहाँ पे फाइनली एक बार देखते हैं, जाइगोट में डिवीजन होके क्या आ रहा था, 2 सेल कंडीशन आ रहा था वहाँ पे, 2 सेल कंडीशन। और 2 सेल कंडीशन में कौन कौन से 2 सेल थे, एक था लार्जर सेल और दूसरा था स्मॉलर सेल। जो लार्जर सेल था वहाँ पे दैट इज अबाउट द लार्जर सेल with the small nuclei, larger cell with the small nuclei, उसका नाम क्या था, लार्जर सेल विद द स्मॉल न्यूक्लिया, जिसका नाम क्या था, बेसल सेल। और जो दूसरा एक सेल था वहां पे दैट इज अबाउट द स्मॉल सेल विद द लार्जर न्यूक्लियस, और उसका कंपेरेटिव न्यूक्लियस का साइज कैसा था, लार्जर न्यूक्लियस कैसा था, उसका लार्ज था साइज में। तो इस सेल का नाम क्या था, अपाइकल सेल। और फिर क्या हो गया, अपाइकल सेल में क्या हो रहा था, वहां पे डिवीजन होना शुरू हो गया। अपाइकल सेल वहां पे इन दोनों में से कौन सा सेल अब डिवाइड होने शुरू हो जाएगा, अपाइकल सेल कौन से स्टेज में जा रहा था, ऑक्टेंट सेल के कंडीशन में जा रहा था। ऑक्टेंट कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था वहां पे, ऑक्टेंट वाला, 8 सेल कंडीशन वाला जो स्ट्रक्चर था वहां पे दैट इज नोन एज ऑक्टेंट। ऑक्टेंट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा था, ग्लोबुलर स्टेज आ रहा था। कौन सा स्टेज देख लिया था हमने, ग्लोबुलर स्टेज के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा था दोस्तों वहां पे दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा था दैट इज अबाउट द हार्ट स्टेज, और हार्ट के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा था दैट इज अबाउट द टॉर्पेडो स्टेट, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा था दैट इज अबाउट द मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बन रहा था, मैच्योर प्लांट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो प्लांट के डेवलपमेंट ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा पार्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। जाइगोट 2 सेल कंडीशन, वहाँ पे अपाइकल सेल जो होगा तो एक्टिवली डिवाइड होते जाएगा, 8 सेल कंडीशन में जाएगा 1-2 डिवीजन के बाद, और वहाँ पे आएगा कौन सा स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, जिसमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सेल्स हो गए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अबाउट द ट्रायंगुलर स्टेज। उसके बाद जो स्टेज आ रहा था हार्ट स्टेज, उसके बाद
टॉर्पेडो स्टेज एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहा था, जिसके स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि कोटिलोडोन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर, वेस्कुलर बंडल के सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, एपिडर्मिस का लेयर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने इसके बारे में बात किया। सो देखिए, अब बात करेंगे कि एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियो प्रोटेक्शन के बारे में। क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लांट का वो फ्यूचर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्यूचर होता है वो उसका कौन होता है? एम्ब्रियो। देखिए, एनिमल्स में अगर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है तो एनिमल में कहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को? दैट इज अबाउट द यूटेरस। यूटेरस में हम उसे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। यूटेरस में उसको रखे या उसका नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो यूटेरस में ही होता है फीमेल का। तो यहाँ पे एनिमल के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है तो यूटेरस की जरूरत होगी। दूसरी बात, प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पे कोई एक अलग सा स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट इज अबाउट द सीड। सीड के अंदर कौन स्टोरेज हो सकता है वहाँ पे? ठीक है, एम्ब्रियो का स्टोरेज होता है सीड के अंदर। मतलब एक्चुअली वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव कोट होता है दैट इज अबाउट द सीड कोट। सीड कोट से वो प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, हम बोल रहे कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा, या अगर अनफेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेट होता है तो फ्यूचर में उसका डेथ होना निश्चित हो सकता है। और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका प्रोटेक्शन कहाँ पे होता है? उनके एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन कहाँ पे हो सकता है? एक शेल के अंदर। कहाँ पे? एक शेल के अंदर। एक शेल के अंदर हम देखने को मिलता है एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। एक शेल इज ना, ठीक है, कैलकेरियस टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे कि हम कुछ बर्ड्स के अंदर देखते हैं, बर्ड के जो एम्ब्रियो होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर जो एम्ब्रियो हमें देखने को मिलते हैं, या कुछ रेप्टाइल्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके एम्ब्रियो कहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं? एक सेल के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इट इज अबाउट द एम्ब्रियो प्रोटेक्शन। ये जो बात कर रहे थे हम एम्ब्रियो प्रोटेक्शन के बारे में। फिर वो एम्ब्रियो किसका भी हो जाए, प्लांट का हो जाए, एनिमल का हो, और किसका भी हो सकता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के बारे में बात किया। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के बारे में। एम्ब्रियो न्यूट्रिशन के बारे में फिलहाल तो हम कुछ फंडामेंटल बातें कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन जो होता है, एम्ब्रियो खुद कोई न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करा सकता, फिर चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो। एनिमल का तो हमें पता है कि ठीक है, तो उसको जो न्यूट्रिएंट मिलता है तो उसके मदर से ही मिलता है, ये हमें पता है। एनिमल को जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है तो न्यूट्रिशन कहाँ से पाया जाता है? तो उसके मदर से ही उसका न्यूट्रिशन पाया जाता है। बट प्लांट के अंदर क्या होगा? प्लांट के अंदर एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है तो कहाँ से मिलेगा? ये सीड में स्टोर्ड जो एंडोस्पर्म होता है, सीड के अंदर जो स्टोर्ड एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म वही उसका क्या होता है? सीड के अंदर जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द एंडोस्पर्म। जैसे कि स्टार्ची एंडोस्पर्म हो सकता है, वहाँ पे कौन सा एंडोस्पर्म? स्टार्ची एंडोस्पर्म। बहुत सारे ग्रेन में आपको देखने को मिलता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्ची एंडोस्पर्म। सो स्टार्ची एंडोस्पर्म इज अ फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। स्टार्ची एम्ब्रियो इज अ फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। और ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड अगर देना है तो वहाँ पे हार्मोन का रेगुलेशन होता है, हार्मोन की एक्टिविटी होती है। जैसे कि सीड जर्मिनेशन के दौरान हमें पता है कि प्लांट के अंदर जिबरेलिक एसिड का एक्टिविटी होता है। जिबरेलिक एसिड स्टार्ची एंडोस्पर्म को ब्रेक डाउन करेगा शुगर्स के अंदर बाय प्रोड्यूसिंग अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज को प्रोड्यूस करके क्या कराएगा? स्टार्ची एंडोस्पर्म को ब्रेक डाउन करेगा। और स्टार्ची एंडोस्पर्म कहाँ पे आ जाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर को मिलेगा। और वहाँ पे क्या हो सकता है? शुगर को यूटिलाइज करके, मतलब एंडोस्पर्म को ब्रेक डाउन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है? शुगर्स का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और ये शुगर्स बाद में क्या कर दिया जाता है? ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उनका यूटिलाइजेशन कर दिया जाता है। ये बात होती है यहाँ पे। एनिमल में तो बात सीधी सीधी है, जो भी एम्ब्रियो होता है ना उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है तो उसके मदर से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, फ्रॉम द मदर ब्लड। मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट चीजें होती है वो कहाँ पे जाएंगे? वाया द प्लासेंटा। हमें पता है कि वाया द प्लासेंटा कहाँ पे जाएगा? एम्ब्रियो के पास जाएगा। जो बेबी का एम्ब्रियो है उसको ये पहुंचा दिया जाता है। सो दैट इज अबाउट द एम्ब्रियो न्यूट्रिशन।
तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक बात की है। प्लांट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, दूसरी बात एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, और तीसरी बात हम जो बोल रहे थे अभी दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन। देखिए प्लांट खुद का न्यूट्रिशन खुद बना सकती है, उसके बावजूद भी एम्ब्रियो अपना खुद का न्यूट्रिशन नहीं बना सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो एक नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। सो इसलिए वो अपना खुद का न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलता है तो किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। उसके बाद अब हम बात करेंगे एनिमल के बेसिक डेवलपमेंट के बारे में। एनिमल के अंदर जो बेसिक डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, एनिमल के अंदर जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। एनिमल का डेवलपमेंट, एनिमल के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, एनिमल के अंदर जो बेसिक डेवलपमेंट होता है वैसे ही प्लांट के मतलब प्लांट में जैसा स्टार्ट हुआ था दो गैमेट का फ्यूजन होकर जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वैसे ही यहाँ पे दो गैमेट का फ्यूजन होगा। पहले तो क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट फ्यूजन जिसे ही हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे हम जिसे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ जायगोट, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ जायगोट। जायगोट के अंदर अब क्या होगा, जायगोट अब डिवाइड होना शुरू कर देगा। जायगोट के अंदर हमें पता है कि माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। माइटोटिक डिवीजन, सेल का रैपिड डिवीजन बोलिए या क्लीवेज कहिए आप, वहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे अलग अलग से स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले तो 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर एंड 8 सेल स्ट्रक्चर भी वहाँ पे बनेंगे। सीधे हम जाएंगे 8 सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, 8 सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद 8 सेल से कितने सेल का स्ट्रक्चर आएगा, 16 सेल का स्ट्रक्चर आएगा। 16 सेल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ सकता है। 16 सेल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मोरूला वाला स्ट्रक्चर। मोरूला के बाद वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है एनिमल के अंदर दैट इज अबाउट द ब्लास्टुला। मतलब क्या है कि वहाँ पे अब नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन ज़्यादा बढ़ गया। मोरूला के बाद वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को हम होलो बॉल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज अ होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। होलो बॉल एक खुले बॉल के जैसा है, ठीक है, जैसे कि बॉल अंदर से भरा हुआ नहीं होता है, जो टेनिस बॉल हम कह रहे हैं या फुटबॉल भी आप बोल सकते हो। तो होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनता है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे दैट इज अबाउट द गैस्ट्रुला, दैट इज अबाउट द गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद जो डेवलपमेंट स्टेज होते हैं दैट इज अबाउट द न्यूरुला, और उसके बाद आएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद क्या हो सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का शुरुआत होती है एनिमल्स के अंदर। मतलब क्या है कि एक्चुअली मॉर्फोजेनेसिस होने शुरू होता है, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है। सो द प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 1-2 स्ट्रक्चर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कि पहला जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास दैट इज अबाउट द जायगोट। जायगोट में क्या होता है कि डिप्लॉयड जायगोट होता है। ये जायगोट कैसे होगा हमारे पास, डिप्लॉयड जायगोट, क्योंकि दो हैप्लॉयड गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अबाउट द डिप्लॉयड जायगोट का स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड जायगोट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे दैट इज अबाउट द 8 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अबाउट द मोरुला, जो नंबर ऑफ सेल्स उसमें क्या हो गए, थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे एक सेल का मतलब यहाँ पे हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उससे बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे एम्ब्रियो का। अब प्लेन ऑफ डिवीजन के बारे में मत सोचिएगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ देख लीजिएगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स हो रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा 8 सेल्स वाला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है दैट इज अबाउट द एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आगे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको प्रिंसिपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ सेल्स का संख्या क्या करेंगे, अभी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना भी ठीक है। यहाँ पे मान लीजिएगा कितना सेल
ज़्यादा तो निकाल दिए, तो आप कंसिडर कितना करें, 16 सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज अबाउट द ब्लास्टुला, दैट इज अबाउट द ब्लास्टुला। देखिए ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से बरी होता है और अंदर से पूरा का पूरा क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर से ही क्या होगा, ठीक है, भरा हुआ होगा, पर अंदर से क्या होगा, ठीक है, पूरा खुला का खुला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला स्ट्रक्चर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, ब्लास्टुला स्ट्रक्चर, जो जिसके सेल्स हम अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, तो मान लीजिएगा कि इसके कुछ सेल्स हमने बनाएंगे, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लास्टुला स्ट्रक्चर। मान लीजिएगा किसका स्ट्रक्चर है, ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ सेल्स का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसका कट सेक्शन हम देखते हैं दोस्तों, अगर इसका कट सेक्शन हम अगर देखते हैं तो कट सेक्शन थोड़ा सा ऐसा होगा। ओके, और ये सेल्स हो गए हम राउंड में ऐसा। कट सेक्शन ले लिया है हमने, तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि ये भी सेल्स है और बाकी का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो अंदर से खुला स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो कैविटी होती है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी। ब्लास्टोसियोल कैविटी होता है, दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी। और ये जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म्स कहेंगे। जिस सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म के सेल्स कहेंगे। सो अगर हम ब्लास्टुला का कट सेक्शन देखते तो हमें कट सेक्शन ऐसे देखने को मिल सकता है। अब ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा कि सेल का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, सेल का मूवमेंट और ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अबाउट द गैस्ट्रुला। द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ गैस्ट्रुला। जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बनेगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रुला। ये स्ट्रक्चर प्रोबेबल एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में जो सेल्स होंगे, जो बाहर के साइड के सेल्स होंगे, ड्यू टू द सेल मूवमेंट, इनवर्ड सेल मूवमेंट होने की वजह से, मान लो कि इनग्रेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो चुका है। और यहाँ पे जो रिमेनिंग कैविटी, जो कैविटी हम यहाँ पे बोल रहे थे अंदर वाली कैविटी दैट इज द ब्लास्टोसियोल कैविटी। ये कौन सा कैविटी होगा, ब्लास्टोसियोल कैविटी होगा। दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी। और जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा गैस्ट्रुला के अंदर दैट इज अबाउट द एपिब्लेमा का स्ट्रक्चर होगा। एपिब्लेमा मतलब एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, आप एपिब्लेमा कंसिडर कीजिए या एपिडर्मिस कंसिडर कीजिए। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोडर्मिस, जिसे हम एंडोडर्म का स्ट्रक्चर कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म का स्ट्रक्चर कहेंगे। दिस इज द एंडोडर्म। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे दैट इज द एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर, एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर। और जो यहाँ पे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दैट कैविटी इज नोन एज अ आर्केंट्रॉन कैविटी। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, आर्केंट्रॉन कैविटी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ आर्केंट्रॉन कैविटी। सो इसको आप इपीजियल लेयर भी कह सकते हो और इसे हाइपोजियल लेयर भी कह सकते हो। इपीजियल एंड हाइपोजियल स्ट्रक्चर, इपीजियल एंड हाइपोजियल स्ट्रक्चर, इपीजियल लेयर एंड दैट इज नोन एज इपीब्लेमा के बदले आप यहाँ पे इपीजियल लेयर कह सकते हो। इपीजियल लेयर जो क्या बनाएगा फ्यूचर में, एक्टोडर्म बनाएगा। और हाइपोजियल लेयर क्या बनाएगा वहाँ पे, एंडोडर्म वाला शेल बना। और ये जो कैविटी हम बोल रहे थे यहाँ पे दैट इज अबाउट द आर्केंट्रॉन कैविटी। और ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे एक ओपनिंग होगी दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर।
और जिसे हम क्या कहेंगे, एंट्रिक और गट कैविटी, एंट्रिक और क्या कह सकते हैं हम इसे, गट कैविटी। यहाँ पे जो एज वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, साइड एज वाला जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्लास्टोपोर लिप कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ब्लास्टोपोर लिप वाला स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर लिप स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे दोस्तों, ब्लास्टोपोर लिप स्ट्रक्चर। और उसके बाद इस मतलब एक्चुअली गैस्ट्रुलेशन में तो हमें ये बात पता चलती है कि गैस्ट्रुलेशन का जो सिग्निफिकेंस या जो एक इम्पोर्टेंट बात देखने को मिलती है गैस्ट्रुलेशन में, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है हमें, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन, 3 जर्म लेयर यहाँ पे बनने शुरू होते हैं, दैट इज अबाउट द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। सबसे बाहरी वाला जो लेयर होगा दैट इज अबाउट द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। उसके बाद मिडल वाला जो लेयर होता है दैट इज अबाउट द मेसोडर्म, और तीसरा जो लेयर होता है दोस्तों दैट इज अबाउट द एंडोडर्म, एंडोडर्म का भी यहाँ पे एक लेयर बनेगा, एंडोडर्म का भी लेयर बनेगा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो मेसोडर्म होता है ना, मतलब प्राइमरी जर्मिनल लेयर है, अगर देखते हो तो प्राइमरी जर्म लेयर ये तो 2 ही हो सकता है, एक एक्टोडर्म एंड दूसरा एंडोडर्म, दीज आर द प्राइमरी जर्म लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, दीज आर द प्राइमरी जर्म लेयर्स। क्योंकि हमें पता है कि पहले जो 2 लेयर बनते हैं तो ये होता है, एक एक्टोडर्म होता है और दूसरा जो होता है इनर साइड वाला एंडोडर्म। मेसोडर्म प्राइमरी लेयर नहीं है दोस्तों, प्राइमरी जर्म लेयर नहीं है मेसोडर्म, क्योंकि मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है, मेसोडर्म फॉर्मेशन जो होता है ना, तो हम एक कह सकते हैं कि ये एक्टोडर्म से भी फॉर्म हो सकता है, एक्टोडर्म के ओरिजिन का भी हो सकता है, या एंडोडर्म के ओरिजिन का भी ये हो सकता है। मेसोडर्म का फॉर्मेशन आइदर एक्टोडर्म से भी हो सकता है या एंडोडर्म से हो सकता है, या दोनों से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, या दोनों से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, दैट इज अबाउट द मेसोडर्म। सो मेसोडर्म इज नॉट अ प्राइमरी जर्म लेयर, या प्राइमोडियल जर्म लेयर नहीं है, कौन, मेसोडर्म। और ऐसे जर्म लेयर का फॉर्मेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आइए फिर से बात करेंगे कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हम एनिमल्स के अंदर देख रहे थे दोस्तों, तो ऐसे कुछ स्टेजेस हम बात कर रहे थे। पहला जो हमारे पास आएगा दैट इज अबाउट द जायगोट, जो 2 गैमेट का फ्यूजन होकर बनेगा, दैट इज अबाउट द डिप्लॉयड जायगोट। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन के बाद वहाँ पे क्या आ रहा है, 8 सेल कंडीशन, 4 सेल कंडीशन के बाद 8 सेल कंडीशन आएगा, उसके बाद 16 सेल कंडीशन आएगा। उसके बाद हमें पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर बनेगा। ब्लास्टुला का ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था दैट इज अबाउट द कट सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला, जहाँ पे हमें ब्लास्टोमेरिक सेल्स दिखाई दे रहे थे और अंदर जो कैविटी दिखाई दे रही थी दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोसिवल कैविटी, दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोसिवल कैविटी। उसके बाद ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था सेलुलर मूवमेंट होके, मतलब यहाँ पे जो डिवीजन एज वेल एज मूवमेंट दोनों भी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, डिवीजन एज वेल एज मूवमेंट दोनों चीज़ें जहाँ पे हमें देखने को मिलती है दैट इज अबाउट द ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के और ट्रांजिशन होता है एम्ब्रियो का, तब हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, सेल मूवमेंट एज वेल एज सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट एज वेल एज सेल डिवीजन। और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन। और गैस्ट्रुला का अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो वहाँ पे हमें 2 कैविटी देखने को मिलेंगे, एक होगा आर्केंट्रॉन कैविटी जो बाद में फॉर्म होता है, और उसके पहले से जो कैविटी थी वहाँ पे दैट कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसिवल कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसिवल कैविटी। ओके वहाँ पे 2 लेयर भी बनेंगे, एक होगा अपर लेयर जिसे हम इपिजियल लेयर कहेंगे, और दूसरा होगा बिलो वाला लेयर, अंदर वाला लेयर दैट इज नोन एज अ हाइपोजियल लेयर। ठीक है, जो इपिजियल लेयर था दैट इज नोन एज अ एक्टोडर्म, और जो ठीक है अंदर वाला लेयर था दैट इज नोन एज अ हाइपोजियल लेयर। उसके बाद वहाँ पे एक ओपनिंग भी हमने देखी थी, दिस ओपनिंग इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर, उस ओपनिंग को ही हम क्या कह रहे थे दोस्तों, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के जो एज होते हैं मतलब साइड के जो एजेस होते हैं वहाँ पे, उस एजेस को हम क्या कह रहे थे, ब्लास्टोपोर लिप कह रहे थे दोस्तों। यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे, ब्लास्टोपोर लिप वाला स्ट्रक्चर। बाद में हमने बताया था कि वहाँ पे कि गैस्ट्रुला का जो पहचान होता है एक्चुअली, तो गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द
आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो 3 जर्म लेयर वहाँ पे फॉर्म होते हैं, दैट इज अबाउट एक्टोडर्म जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मिडल वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द एंडोडर्म स्ट्रक्चर। सो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म को हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, प्राइमरीली जर्म लेयर कह रहे थे। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म को हम क्या कह रहे थे, प्राइमरी जर्म लेयर कह रहे थे। क्योंकि हमें पता है कि मेसोडर्म जो होता है ना, तो आइदर एक्टोडर्म ओरिजिन होता है या एंडोडर्म ओरिजिन होता है, या दोनों के भी ओरिजिन से वो हो सकता है, इसलिए मेसोडर्म इज नॉट कॉल्ड एज प्राइमरी जर्म लेयर। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया प्लांट के डेवलपमेंट के बाद एनिमल के डेवलपमेंट के बारे में हमने बात किया। उसके बाद कुछ बातें कहेंगे कि डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ, डेवलपमेंट में हमें क्या क्या दिखाई देता है, एक चीज दैट इज नोन एज ग्रोथ, ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, वहां पे डिफरेंशिएशन भी हमें देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन। और तीसरी जो बात होती है वहां पे मॉर्फोजेनेसिस भी हमें देखने को मिलता है, मॉर्फोजेनेसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखना बहुत जरूरी होता है। पहले तो हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरी जो बात करेंगे हम दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस। देखिए दोस्तों कि ग्रोथ माने क्या हो सकता है, पहले तो पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होता है, कि एक्चुअली ग्रोथ, तो ग्रोथ एक्चुअली 2 टाइप का हो सकता है, कि एक लिमिटेड ग्रोथ हो सकता है, लिमिटेड ग्रोथ, और दूसरा जो ग्रोथ होता है दैट इज अबाउट द अनलिमिटेड ग्रोथ। कुछ ऑर्गेनिज्म में सम ऑर्गेनिज्म शोज द लिमिटेड ग्रोथ एंड सम ऑर्गेनिज्म शोज द अनलिमिटेड ग्रोथ। सो अगर ग्रोथ को मेजर करना है तो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, तो वहां पे सेल का मास बढ़ना चाहिए। सेल का मास अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अगर सेल का साइज बढ़ रहा है तभी भी हम क्या कहेंगे वहां पे क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो, मतलब वहां पे ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर भी अगर बढ़ रहा है तभी भी हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ मेजर करने के लिए ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द सेल का मास इंक्रीज होना, दूसरी बात है कि सेल का साइज इंक्रीज होना, और तीसरी बात है कि सेल का नंबर इंक्रीज होना। सो ग्रोथ के लिए हमें पता है कि सेल नंबर अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे क्या होना चाहिए, रैपिड सेल डिवीजन होना चाहिए। एक ही मैकेनिज्म ऐसा है जहां पे सेल का नंबर बढ़ेगा, दैट इज अबाउट द रैपिड सेल डिवीजन। वो किस चीज से होगा, माइटोसिस से होना चाहिए। वो किस चीज होना चाहिए, माइटोसिस। अगर माइटोसिस का वहां पे परफॉर्मेंस होता है, मतलब माइटोसिस अगर परफॉर्म होता है वहां पे, तो रैपिड सेल डिवीजन होगा, और हम क्या कहेंगे कि वहां पे ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के सेल का नंबर ना बढ़े, ना मतलब बढ़ता नहीं, कभी कभी उसका साइज ही बढ़ता है, क्या ऐसे कंडीशन में भी उनको ग्रोथ मानेंगे, यस। इस कंडीशन को भी हमें क्या मानना पड़ेगा, ग्रोथ मानना पड़ेगा। कि सेल का वहां पे क्या होता है, एक्सपांशन। सेल का क्या होता है, एक्सपांशन। जनरली प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है दैट इज अबाउट द ऑक्सिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन जो प्लांट के सेल में क्या क्रिएट कराएगा, एक्सपांशन क्रिएट कराता है। तो सेल का एक्सपांशन होना भी मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये डिनोट करेगा। सेल का एक्सपांशन में ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये डिनोट करेगा। और टोटल हम अब क्या कहेंगे कि टोटल सेलुलर मास अगर बढ़ रहा है, मतलब कि हर एक टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा मात्रा में अगर डिवाइड होते हैं तो ऑर्गेनिज्म का पूरा साइज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स का क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेल का साइज भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का मास क्या हो रहा है, वहां पे बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आप सेल मास कहिए या ऑर्गेनिज्म का मास भी कह सकते हैं, विच डिनोट द ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म। सो कुछ ऑर्गेनिज्म का अंदर ग्रोथ कैसे होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक पर्टिकुलर एज के अंदर ही उनका ग्रोथ होता है, उसके बाद उनका ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, सीज होता है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं कि उनका ग्रोथ कभी स्टॉप होता नहीं है, अनलिमिटेडली कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या मानेंगे, प्लांट के अंदर प्लांट शोज द अनलिमिटेड ग्रोथ। और ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ किस में देखने को मिलता है, हमें लिमिटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ
एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होगा एंड प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अनलिमिटेड ग्रोथ को ही हम इनडिटरमिनेट ग्रोथ भी कह सकते हैं। इनडिटरमिनेट ग्रोथ भी कह सकते हैं, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। और जो प्लांट का जो लिमिटेड ग्रोथ होता है जिसे हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेट ग्रोथ कह सकते हैं, डिटरमिनेट ग्रोथ। एनिमल के अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ, तो प्लांट के अंदर कौन सा ग्रोथ देखने को मिलेगा, हमें इनडिटरमिनेट ग्रोथ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो जिसे ही हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ। थ्रू आउट लाइफ स्पैन वहां पे क्या होता है, ग्रोथ ही होते रहता है वहां पे। सो डेवलपमेंट में तीन चीजें जो होती थी वहां पे, एक होता था ग्रोथ, दूसरा होगा डिफरेंशिएशन, और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होते हैं। एक तो हमने बात किया, दैट इज अबाउट द ग्रोथ। नॉर्मल प्लांट के अंदर अगर ग्रोथ रेट आपको मेजर करना है तो कौन सा ग्राफ लेना होगा आपको, तो आपको लेना होगा प्लांट के अंदर अगर ग्रोथ मेजर करना है आपको, तो आपको सिग्मोइडल ग्रोथ का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, सिग्मोइडल ग्रोथ रेट का सहारा लेना। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ होगा जो दैट इज अबाउट द सिग्मोइडल ग्रोथ रेट को डिनोट करने वाला, जिसमें एक फेज आता है दैट इज अबाउट द लैग फेज, उसके बाद आएगा लॉग फेज, उसके बाद जो फेज आता है एक लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फेज आएगा दैट इज द स्टेशनरी फेज होता है, और उसके बाद जो फेज होता है यहाँ पे दैट इज अबाउट द डिक्लाइन फेज भी हमें देखने को मिलता है। सो अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ रेट आपको मेजर करना है तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए, दैट इज अबाउट द सिग्मोइडल ग्राफ, दैट इज अबाउट द सिग्मोइडल ग्राफ, दैट इज अबाउट द सिग्मोइडल ग्राफ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग से फेजेस आपको देखने को मिलेंगे ग्रोथ के, अलग अलग फेजेस ड्यूरिंग द ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। तो अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड फैक्टर के बारे में, दैट इज अबाउट, सेकंड जो फैक्टर हम बात कर रहे थे दैट इज अबाउट द डिफरेंशिएशन, दैट इज अबाउट द ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेल परमानेंटली स्पेसिफाई हो रही है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि सेल परमानेंटली स्पेसिफाई हो रही है, सेल परमानेंटली क्या हो रही है, स्पेसिफाई हो रही है। मतलब एक बार सेल का डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद डिवीजन होने के बाद डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं बनेगा, एक ही टाइप के सेल्स क्या हो गए वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक ए सेल है, ए सेल का अगर डिवीजन होता है तो वहां पे दो टाइप के सेल्स बनेंगे, एक बनेगा ए सेल और दूसरा बनेगा बी सेल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ए सेल का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा, जो डॉटर ए सेल है तो किसके जैसे ही दिखेगा, आपने पेरेंटल सेल के जैसा ही उसका मतलब रोल होगा या स्ट्रक्चर होगा या फंक्शंस होगा। बट एक जो दूसरी सेल यहाँ पे बन गई थी दैट इज अबाउट द बी सेल। सो ये जो बी सेल है तो पहले जो अपनी पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल से थोड़ा सा इसमें क्या होगा, फंक्शन थोड़ा सा अलग होगा। तो फंक्शन अलग होने से ही हम इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। दिस सेल इज नोन एज अ डिफरेंशिएटेड सेल, इसी सेल को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे दोस्तों। क्योंकि डिफरेंशिएटेड सेल का जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एंड कुछ मात्रा में जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, चेंज होगा। किससे, अपने पेरेंटल सेल से। ये पेरेंटल सेल है, अगर किसी पेरेंटल एंड डॉटर सेल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई डिफरेंस आता नहीं है तो उसे हम डिफरेंशिएटेड सेल नहीं कहेंगे, उसे तो हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, अनडिफरेंशिएट। अगर पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल्स में अगर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आता है तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे हम, डिफरेंशिएटेड सेल। और सेल के डिफरेंशिएशन का जो मेन रीजन होता है ना, दैट इज अबाउट द जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है उसका मेन रीजन, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज अ मेन रीजन for the cellular differentiation. Gene expression is a main reason for the cellular differentiation. So gene expression different होना, gene expression different होना दो अलग अलग सेल में, एक डॉटर सेल है एक पेरेंट सेल में, तो वहां पे तो क्या कहलाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, सेल डिफरेंशिएशन। मान लो
बट एक बात क्या है कि ए सेल एंड बी सेल के अंदर अगर हम देखते हैं ए सेल एंड बी सेल के अंदर जीनोम इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे जीनोम क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब नंबर ऑफ जीन्स इन ए सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द बी सेल। इसका मतलब क्या है कि जीनोम साइज तो सेम है, जीनोम का साइज कैसा होगा, सेम होगा, बट बी सेल ए सेल से अलग क्यों है, फिर बी सेल ए सेल से अलग होने का कारण क्या है, नंबर ऑफ जीन सेम है, नंबर ऑफ जीन वहां पे चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ जीन्स दोनों में भी कितने हैं, सेम है, काउंट में जीन का नंबर कैसे आएगा, सेम आएगा, बट वहां पे जीन का जो एक्सप्रेशन है ना वो डिफरेंट आएगा, वहां पे डिफरेंस आएगा, ए एंड बी सेल में जो डिफरेंस आएगा तो किस में फर्क आ रहा है, जीन एक्सप्रेशन में फर्क आ रहा है, कहां पे फर्क आ रहा है, जीन एक्सप्रेशन के अंदर वहां पे डिफरेंस हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन में डिफरेंस होना मतलब क्या है कि मान लो कि ए सेल के अंदर, मान लो कि ए सेल के अंदर कुछ 100 ऑफ जीन्स एक्टिवेट है, तो वहां पे ये हो सकता है कि यहाँ पे 100 प्लस जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं या 100 माइनस जीन क्या हो सकते हैं, वहां पे एक्टिवेट हो सकते हैं, मतलब वहां पे मान लीजिएगा कि 100 जीन एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कुछ, ठीक है, 80 जीन्स एक्टिवेट है, सिर्फ 100 में से कितने जीन्स एक्टिवेट है, 80 जीन्स यहाँ पे एक्टिवेट है, तो यहाँ पे जीन्स अगर 20 जीन्स अगर इनएक्टिव हो जाते हैं तो उनके आरएनए भी नहीं आएंगे, उससे प्रोटीन भी नहीं आएगा, और फाइनल जो एक्सप्रेशन होता है ना ऑर्गेनिज्म का वो तो प्रोटीन ही होता है ना, अगर प्रोटीन नहीं है तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज होने से मतलब क्या है कि वहां पे सेल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और एक सेल का फंक्शन दूसरे सेल से क्या हो सकता है, थोड़ा सा वेरी करेगा, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन पा रहा है, मतलब सो सच सेल्स आर नोन एज अ डिफरेंशिएटेड सेल, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। और ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाने तो डिफरेंशिएशन इज एन इसेंशियल फिनोमेना। अगर देखिए हम क्या करें कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म में क्या करना है, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने हैं, डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन अगर कराना है, डिफरेंट ऑर्गन फॉर्मेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे जीन एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर पूरे के पूरे सेल्स के अंदर सेम टाइप का जीन एक्सप्रेशन है तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा और वो पूरे के पूरे सेल भी मतलब कैसा फंक्शन करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे, पर हमारे बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना, अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो पॉसिबल मतलब डेवलपमेंट हो रही है ना, डिफरेंशियल डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो ये किससे पॉसिबल हो सकता है, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि वहां पे जो डिफरेंस आ रहा था तो जीन एक्सप्रेशन का डिफरेंस आ रहा था, ए सेल एंड बी सेल एक दूसरे से अलग होने के कारण ही एक है कि वहां पे जीन एक्सप्रेशन दो सेल के अंदर डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ जीन्स उनमें क्या है, सेम है, नंबर ऑफ जीन्स का कोई वहां पे डिफरेंस आता नहीं है, सिर्फ चेंज आता है, तो कहां पे चेंज आता है, तो जीन एक्सप्रेशन। अगर दो सेल के अंदर नंबर ऑफ जीन्स इक्वल आता है तो दैट इज नोन एज अ जीनोमिक इक्विवेलेंस, इट इज नोन एज अ जीनोमिक इक्विवेलेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दैट इज नोन एज अ जीनोमिक इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। अगर दो सेल्स के अंदर पेरेंटल एंड देयर डॉटर सेल नंबर ऑफ जीन्स इक्वल आते हैं तो दैट इज नोन एज जीनोमिक इक्विवेलेंस, तो ये कंडीशन चेंज नहीं होगी, तो चेंज कहां पे आएगा, चेंज आएगा तो जीन एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, दैट इज द कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे ये चेंजेस क्रिएट कराएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जैसे कि आरएनए का स्प्लाइसिंग, जैसे कि आरएनए का स्प्लाइसिंग एक जीन के अंदर हो रहा है बट दूसरे जीन के अंदर नहीं हो रहा है, ए सेल के जीन में हो रहा है बट बी में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग एक्सॉन्स बनेंगे, एक्सॉन से अलग मतलब वहां पे ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और ट्रांसक्रिप्ट अलग होगा तो प्रोटीन भी अलग तरह का बनेगा ना, तो ये चीजें भी उसके लिए क्या होती है, जिम्मेदार हो सकते हैं, मतलब किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना नहीं होना ये, ठीक है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। दूसरी बात है किसी जीन के अंदर अगर वहां पे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज अबाउट आरएनए का स्प्लाइसिंग होना, दैट इज अबाउट द आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है, आरएनए का स्प्लाइसिंग एक के अंदर हो रहा है और दूसरे के अंदर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, एक्सॉन्स बनेंगे, डिफरेंट टाइप के अगर एक्सॉन्स बनते तो डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, आरएनए बनेंगे, आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे मैच्योर आरएनए, और प्रोटीन भी क्या होगा,
अलग अलग सा प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन भी क्या होगा, अलग अलग सा वहां पे प्रोड्यूस होगा। सो दीज आर द रीजन फॉर द डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होना डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर नॉर्मल डेवलपमेंट आपको करानी है तो वहां पे डिफरेंशिएशन होना उतना ही जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे आज का, दैट इज अबाउट मॉर्फोजेनेसिस। दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस, और मॉर्फोजेनेसिस को ही हम क्या कहते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन। मॉर्फोजेनेसिस दैट इज अबाउट द पैटर्न फॉर्मेशन। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस को ही क्या कर रहे थे हम, पैटर्न फॉर्मेशन। दैट इज अबाउट द पैटर्न फॉर्मेशन। अब ये पैटर्न फॉर्मेशन होता क्या है, पैटर्न फॉर्मेशन में हमें क्या देखना है कि कोई एक टिश्यू है, कोई एक टिश्यू है, आपने डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से किसी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। कहां पे, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होता है, तो इसे क्या कहेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन। मतलब है कोई टिश्यू का जो सेल्स होते हैं ना, टिश्यू के जो सेल्स है वहां पे कैसे भी रैंडमली अरेंज किए हुए हैं, पर अगर उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका अरेंजमेंट होता है या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में उसको हम बना देते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ morphogenesis। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ morphogenesis, या उसे हम क्या कहेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पैटर्न फॉर्मेशन कह सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है पैटर्न फॉर्मेशन। देखिए पैटर्न फॉर्मेशन के लिए वहां पे अलग से चीजें जरूरी होती है, कि जैसे कि सेल का मूवमेंट होना। पैटर्न फॉर्मेशन के लिए या मॉर्फोजेनेसिस के क्या जरूरी होता है, सेल मूवमेंट जरूरी होता है, सेल का मूवमेंट होना। जैसे कि हमने ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर आपको बताया था, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर होते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा था, इंग्रेशन हो रहा था सेल का, मतलब वहां पे सेलुलर मूवमेंट हो रहा था। सेल मूवमेंट होना जरूरी होता है। देखिए मॉर्फोजेनेसिस के लिए जो कंपलसरी प्रोसेस है, दैट इज अबाउट द एक प्रोसेस जिसे हम क्या कहेंगे, सेल मूवमेंट कहेंगे। और सेल मूवमेंट कहां पे देखने को मिलते हैं हमें, सेल मूवमेंट एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, बिकॉज एनिमल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है। कौन अब्सेंट होता है, सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। सेल वॉल अब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, वहां पे सेल एक दूसरे से डिटैच हो सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी हो सकते हैं। दैट इज नोन एज अ सेलुलर मूवमेंट। डिफरेंट टाइप के सेल मूवमेंट्स है, वो आगे जाके हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके, नाउ बट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट में सेल का मूवमेंट होता नहीं है, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बनाना है, मॉर्फोजेनेसिस अगर आपको करनी है, तो वहां पे एक मैकेनिज्म और चलना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज अ एपोप्टोसिस। दैट मैकेनिज्म इज नोन एज अ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जिसका डिटेलिंग हम आगे इसी यूनिट के अंदर देख लेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एपोप्टोसिस के बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। सो एपोप्टोसिस का सीधा मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। जानबूझ के सेल को हम क्या करेंगे, डेथ कराएंगे उसके अंदर, सो दैट इज नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। और प्रोग्राम सेल डेथ नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए किस चीज का जरूरी होता है, वहां पे प्रोग्राम सेल डेथ का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो दैट इज नथिंग बट द एपोप्टोसिस। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिएगा कि कोई हमारा डिजिट का स्ट्रक्चर है, हमारे हाथों की डिजिट है मान लीजिएगा, ये हमारा हाथों का डिजिट का स्ट्रक्चर है। बिफोर द बर्थ यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पे, जो एक डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ क्या करते हैं, मतलब बाइंड करके रखते हैं। एक डिजिट को दूसरे, मतलब एक फिंगर को दूसरे फिंगर के साथ जोड़ के रखने वाले जो, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं।
पर क्या होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इन्हीं जो हमने रेड कलर के जो यहाँ पे सेल्स बना दिए, इनके अंदर क्या होता है, डेथ होना शुरू हो जाता है। इनके अंदर क्या होना शुरू होता है, डेथ होना शुरू हो जाता है। अगर इन सेल के अंदर एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे फिंगर्स क्या हो गए, उनके अंदर वाला जो गैप था, जो ऐसे चिपके हुए सेल्स थे, मतलब चिपके हुए फिंगर्स थे, उनके अंदर वाले सेल्स का अगर डेथ हो जाता है तो हमारे फिंगर्स क्या होंगे, खुले हो जाएंगे। तो हमें पता है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन जरूरी होता है दोस्तों, दैट इज द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में आगे हम बहुत सारा डिटेल में बात करने वाले, उसके अलग अलग पाथवे के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन ही हम देखने वाले हैं। सो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितनी चीजें जरूरी थी हमें दोस्तों। सो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें जो चीजें जरूरी थी वो तीन चीजें थी। एक था ग्रोथ, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा था डिफरेंशिएशन, इसको भी डिस्कस कर लिया। और अभी जिसका बारे में डिस्कस किया है दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस। सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है पैटर्न फॉर्मेशन। और पैटर्न के फॉर्मेशन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती थी। एक सेल का मूवमेंट होना, सेल मूवमेंट, और दूसरी बात क्या थी, अपोप्टोसिस। ये दोनों चीजें वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। डिफरेंशिएशन में क्या कहा था हमने, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। सो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्गन अगर हमें बनानी है एक बॉडी के अंदर, तो वहां पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस होना बहुत जरूरी होता है। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज ए जेनेटिक फिनोमेनन। ये कौन सा प्रोसेस है, एक जेनेटिक प्रोसेस है। और ग्रोथ के बारे में क्या कहें, ग्रोथ के बारे में तो हमने पढ़ा था कि सेल्स मास में इंक्रीज होना, सेल के साइज में इंक्रीज होना, सेल का नंबर इंक्रीज होना, उसके लिए माइटोसिस होना जरूरी होता है, सेल का एक्सपांशन होना जरूरी होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर एक हार्मोन भी हमने पढ़ा था, दैट इज ऑक्सीजन, which induces the cell expansion। जैसे कि साइटोकाइनिन सेल का डिवीजन कराएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सेल का एक्सपांशन कराएगा। सो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ये तीन चीजें वहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, अभी तक जो बात किया हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया या मेटाजोन्स के बारे में बात किया। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे उनका जो ग्रोथ होता है, तो ये इनका ग्रोथ मेजर किया जाता है ओनली नंबर ऑफ सेल्स है। उनका सेल एक्सपांशन या सेल मास ऐसा कोई होता नहीं है। सो नंबर ऑफ सेल्स कितना होता है, यही एक क्राइटेरिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या मेजर करते हैं, उनके ग्रोथ का काइनेटिक्स मेजर करने के लिए या उनका ग्रोथ मेजर करने के लिए कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेल बढ़ रहा है, इसे हम उनका ग्रोथ फाइंड आउट कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब जाके बात करेंगे किसके बारे में, एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस सेल्स बिकम मोर एंड मोर स्पेशलाइज, उसके बारे में बात करेंगे, सेल के स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एज द डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड्स cell becomes more and more specialized. As development process proceeds, cells become more specialized. Cells becomes more specialized. क्या ऐसा होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होते जाता है, तो क्या वहां पे सेल का स्पेशलाइजेशन भी होना होता है क्या, यह सही बात है। देखिए दोस्तों कि जैसे हम जायगोट कंडीशन में थे, तो अब जब हम मैच्योर कंडीशन में थे, तो जायगोट एंड अभी जो हमारा कंडीशन है, ये तो एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब क्या है कि अभी के जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं। मतलब जैसे जैसे ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट होते रहता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सेल का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होना बनता है वहाँ पे। क्योंकि अगर सेल स्पेशलाइज नहीं होती तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन नहीं बना पाएंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज नहीं बना पाएंगे, या डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे, या डिफरेंट टाइप का वहाँ पे फंक्शंस होगा नहीं। तो उसके लिए ये बात बहुत जरूरी है। एज अ डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस, तो वहाँ पे सेल का मोर स्पेशलाइजेशन होना भी तय होता है। तो इसके हिसाब से हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फेट मैप के बारे में कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, फेट मैप कहेंगे। दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, इज द फेट ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, तो इसका जवाब क्या होगा, द फेट ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, तो उसका जवाब क्या होगा, तो उसका जवाब क्या होगा कि देखने को मिलेगा कि हमें एक एक्सपेरिमेंट फेट ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल इज अर्लीली डिटरमाइंड होता या
नहीं होता है, वो देखना होगा हमें। मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तभी क्या सेल का फेट मतलब डिटरमाइन हो जाता है या नहीं होता है, उसके लिए हम एक फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे। सो अभी जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, द एक्सपेरिमेंट इन द फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। फ्रॉग के अंदर एक एक्सपेरिमेंट जिसे हमें पता चलता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होते हैं या मतलब तभी डिटरमाइन कर दिए जाते हैं या बाद में डिटरमाइन होते हैं, वो उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हमें। मान लेगा कि कोई एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, मान लीजिएगा किसका, फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। और इस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में हम अलग अलग से कुछ रीजन बनाएंगे। मान लो कि इस रीजन वाले जो सेल्स है तो फ्यूचर में जाके क्या बनाएंगे, स्किन बनाएंगे। फ्यूचर में क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्किन बनाएंगे यहाँ से। और मान लीजिएगा कि यहाँ से कुछ सेल्स आते हैं और ये बनाएंगे कि ब्रेन के फॉर्मेशन में काम करेंगे। किसके फॉर्मेशन में, ब्रेन के फॉर्मेशन। और मान लीजिएगा कि यहाँ के कुछ सेल्स है तो ये सेल्स मतलब कहाँ पे यूज करने हैं, नोटोकॉर्ड के सेल्स हैं। मान लीजिएगा कि ये नोटोकॉर्ड के सेल है। अगर हम अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग से, फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, दिस इज द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। यहाँ से अगर कुछ हम सेल्स को निकाल देंगे और दूसरे फ्रॉग के अर्ली एम्ब्रियो के ऊपर अगर उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो क्या वहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसा हम देखेंगे यहाँ पे। अभी देखिए दोस्तों, मान लीजिएगा कि हमने क्या किया, यहाँ से स्किन के सेल को एक्सरसाइज कर दिया, वहाँ पे कट कर दिया। इस एम्ब्रियो से हमने क्या किया, स्किन के सेल को क्या कर दिया, वहाँ से कट कर दिया। और इन स्किन के जो सेल्स थे उनको क्या किया हमने, मतलब इस ऑर्गेनिज्म में ये जो रीजन था तो स्किन के लिए था, स्किन के लिए। ये जो रीजन है उसके जैसे सेम ये जो रीजन था किसके लिए था, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए था। और दिस रीजन फॉर द नोटोकॉर्ड किसके लिए है, नोटोकॉर्ड के लिए। दिस रीजन फॉर द नोटोकॉर्ड के लिए। मान लीजिएगा कि सेम स्ट्रक्चर यहीं पे भी आपको देखने को मिले इस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में भी। ये सेल किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए आगे जाके, स्किन में। यहाँ के सेल्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, क्या बनाएंगे, ब्रेन का पार्ट बनाएंगे। और यहाँ के सेल्स क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड बनाने वाले सेल्स थे। कौन से सेल थे, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन करने वाले सेल्स थे। तो अगर हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं डिफरेंट, और हम पहले ऑर्गेनिज्म का ये जो स्ट्रक्चर था जो क्या बना रहा था, स्किन बना रहा था, अगर इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इम्प्लांट कर दें, ए के अंदर कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, जहाँ पे ब्रेन बन रहा था, पर ये सेल्स का किसके हैं, स्किन के सेल्स हैं। और बी के अंदर, बी एम्ब्रियो के अंदर इसको कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, इस रीजन में इम्प्लांट करेंगे जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, नोटोकॉर्ड का। इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसके मान लो कि अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे स्किन के सेल को, पहले एम्ब्रियो को मान लीजिएगा कि #1 एम्ब्रियो है, #1 एम्ब्रियो के स्किन के सेल्स को यहाँ से निकाल दिया और ए एम्ब्रियो के ब्रेन के रीजन में क्या कर दिया, उसको इम्प्लांट कर दिया। इन सेल्स को क्या किया हमने, यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया। तो क्या यहाँ पे स्किन बनेगा, स्किन से सेल यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के बाद यहाँ पे स्किन बनेगा, और यहाँ पे भी क्या स्किन बनेगा, नोटोकॉर्ड के वजह, और यहाँ पे ब्रेन के वजह, मतलब ब्रेन के जगह पे स्किन बनेगा। नहीं, हमको फाइनली ये रिजल्ट मिला यहाँ से कि जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वहाँ पे वही स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ से स्किन, यहाँ पे स्किन के सेल #1 के अगर इम्प्लांट करते हैं तो वहाँ पे स्किन फॉर्मेशन होना चाहिए ना, नहीं, यहाँ से कौन डेवलप हो गया, यहाँ से ब्रेन का ही डेवलपमेंट हो गया। और यहाँ से किसका डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे स्किन के सेल्स यहाँ से डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे नोटोकॉर्ड के सेल्स डेवलप हो जाएंगे। बट जहाँ पे ब्रेन में हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम हो सकता है, बट वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे
हमने स्किन के सेल को यहाँ पे अगर इम्प्लांट किया है इस एम्ब्रियो के अंदर, जहाँ पे ब्रेन बन रहा था वहाँ पे ब्रेन ही फाइनली अगर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन में क्या आएगा कि सेल का फेट अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डिटरमाइन नहीं था। सेल का फेट पहले ही अगर यहाँ पे डिटरमाइन था, मतलब हो जाता, तो यहाँ पे ब्रेन के रीजन में अगर उसको इम्प्लांट कर देते तो क्या आ सकता था, स्किन के सेल ही आ सकते थे वहाँ पे। और अगर स्किन के सेल्स को अगर हम एक एम्ब्रियो से निकाल के दूसरे एम्ब्रियो के नोटोकॉर्ड के रीजन में अगर रखते हो और वहाँ से सिर्फ नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, स्किन का स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं फॉर्म होता, ब्रेन एंड स्किन में तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में स्किन एंड ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ से नोटोकॉर्ड के वजह से मतलब जगह पे स्किन का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, स्किन यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल का जो फेट है वो डिटरमाइन होता नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में तो हमें डिटरमाइन नहीं दिखाई दे रहा था। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज अबाउट द कमिटमेंट, दैट इज अबाउट द कमिटमेंट। अब हम जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज अबाउट द कमिटमेंट, दैट इज अबाउट कमिटमेंट। कमिटमेंट के एक्चुअली दो टाइप होते हैं, एक होगा स्पेसिफिकेशन और दूसरा होता है डिटर्मिनेशन। एक होगा स्पेसिफिकेशन, कमिटमेंट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप, एक होगा स्पेसिफिकेशन और दूसरा होगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एंड दूसरा जो टाइप होता है दैट इज अबाउट द स्पेसिफिकेशन। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। स्पेसिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होगा, यह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जनरली प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। और डिटर्मिनेशन, एक बार अगर सेल डिटरमाइन हो जाए तो वहां पे चेंज कैसे हो जाएंगे, इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होती है। दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशन इज ऑन रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब क्या है कि स्पेसिफिकेशन आर ऑफ अगेन थ्री डिफरेंट टाइप। स्पेसिफिकेशन के और कितने टाइप हो गए, तीन डिफरेंट टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन इज ऑफ अगेन थ्री डिफरेंट टाइप। स्पेसिफिकेशन तीन डिफरेंट टाइप का होगा। एक ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, दैट इज नोन एज अ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, पहला टाइप ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। दूसरा टाइप ऑटोनोमस, दूसरा होगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और जो तीसरा टाइप होगा सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन और सिंथेशियल स्पेसिफिकेशन। तीसरा स्पेसिफिकेशन, सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन। ये तीन बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेशन के बारे में तो बात कर ही लेंगे वहां पे। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जनरली ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कुछ इनवर्टिब्रेट में हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि एनालिड में। एनालिड का जो डेवलपमेंट होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से होता है। या मोलुस्क के अंदर हमें देखने को मिलेगा, मोलुस्क या टूनिकेट्स, इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से उनका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो मोड ऑफ ग्रोथ होता है ना, वहां पे मतलब वहां पे जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में, दैट इज अबाउट द मोजाइक डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मोजाइक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अब जाके बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता क्या है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिएगा कि कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे कोई एक सेल है, यहाँ पे एक कोई दूसरा सेल है,
मान लीजिएगा कि ये कोई तीसरा सेल है और दिस इज द फोर्थ सेल। अगर यहाँ पे एक सेल है ब्लास्टोमेयर के, 8 सेल कंडीशन में ब्लास्टोमेयर, मान लीजिएगा एक सेल है यहाँ पे, मान लीजिएगा एक सेल है और एक सेल है यहाँ पे। अगर इस सेल का नाम अगर दे देते हैं, इसको नाम दे देंगे स्मॉल a 4.1, इसको नाम दे देंगे स्मॉल a 4.2, इसको नाम दे देंगे कैपिटल A 4.2 और इसको नाम दे देंगे कैपिटल B 4.2 सेल्स। अगर मान लीजिएगा कि ये जो सेल्स है आगे जाके भविष्य में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, मान लीजिएगा एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। ये भी सेल क्या बनाएगा, आगे जाके एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराएगा ये भी सेल। और मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इस सेल का, यहाँ पे भी मान लीजिएगा कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिएगा कि ए सेल नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, नोटोकॉर्ड का, किसका फॉर्मेशन कराएगा, नोटोकॉर्ड का। और मान लीजिएगा कि ये जो पार्ट है कुछ न्यूरल सेल्स यानी ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए काम करने वाले, किसका फॉर्मेशन करेगा, ब्रेन सेल। और मान लीजिएगा ये जो भी है ये भी नोटोकॉर्ड के लिए, नोटोकॉर्ड। अगर नॉर्मली इनको अगर ऐसे ही रखा जाए तो ये पूरे के पूरे क्या हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे। पर अगर इन स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, 8 सेल कंडीशन है यहाँ पे, मान लो कितना सेल्स है, टोटल 8 सेल है। इस 8 में से हम क्या करेंगे, 4 सेल को यहाँ से डिटैच करेंगे, 4 सेल्स को क्या करेंगे, 4 सेल्स को यहाँ से डिटैच करेंगे। क्या करेंगे, डिटैच करेंगे। तो डिटैच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि इन सेल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे डिटैच कर दिया। ये कौन सा सेल था हमारे पास, पहला सेल, एक दूसरा सेल था वहां पे, मान लीजिएगा कि कोई तीसरा सेल है यहाँ पे, और मान लो कि कौन सा सेल है, चौथा सेल है। कौन सा सेल है, चौथा सेल है। तो एक्चुअल हो क्या रहा है यहाँ पे, सेल को एक दूसरे मतलब अर्ली एम्ब्रियो से, मतलब अर्ली एम्ब्रियो कितने सेल कंडीशन का था, 8 सेल कंडीशन में था। वहां से इन सेल को अगर हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद इनका फेट अगर देखते हैं कि किस चीज में कन्वर्ट हो रही है। अगर फाइनली इनको सेपरेट करने के बाद भी देख लीजिए, सेपरेट करने के बाद भी ये सेल्स किसको बना रहे हैं, एक्टोडर्म को ही बना रहे हैं, जो पहले किसको बनाते थे, एक्टोडर्म को ही बना। ये सेल भी अगर सेपरेट करके ग्रोथ मतलब ग्रोथ का सिग्नल उनको दे देते तो ये भी क्या करेगा, एक्टोडर्म का ही फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो कि ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ऐसा कोई एक आगे जाके फ्यूचर में स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और वहाँ पे ये जो सेल्स थी इस रीजन में पाई जा रही है एक्टोडर्म के। सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। मान लो कि ये स्ट्रक्चर, ये सेल डिटैच होने के बाद सेम स्ट्रक्चर बना रही है जब बिफोर द डिटैचिंग। मतलब अगर इस अर्ली एम्ब्रियो को हम डिटैच नहीं करते तो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। डिटैचमेंट के बाद भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर अगर ये बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद ये सेल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, और इधर इस साइड से भी ये स्ट्रक्चर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, नोटोकॉर्ड के लाइक स्ट्रक्चर, इस साइड से भी अगर एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक द नोटोकॉर्ड इन सेल से, और सेम कंडीशन कहाँ पे आ रही थी, यहाँ से भी आ रही थी। यहाँ से भी अगर देखा जाए जो अभी जो बना है स्ट्रक्चर वही बन रहा था। मतलब अब दो चीज़ें हो रही है, सेल को डिफ्रेंशिएट करने के पहले और सेल को डिफ्रेंशिएट करने के बाद। मतलब एक दूसरे से एम्ब्रियो के सेल डिटैच करने के बाद अगर सेम स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे
सो ऐसे स्पेसिफिकेशन को क्या कहा दिया जाता है, ऐसे स्पेसिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से 8 सेल कंडीशन, एम्ब्रियो में कितने सेल्स थे, 8 सेल कंडीशन वाला एम्ब्रियो था, यहाँ से 4 सेल को अगर हमने डिटैच कर दिया, रिमेनिंग सेल्स कितने बाकी हैं, यहाँ पे रिमेनिंग सेल्स कितने बाकी हैं, 4 सेल्स है। जो सेल्स हमने निकाल दिए यहाँ से उनका स्ट्रक्चर तो चला गया, अब रिमेनिंग जो सेल्स है ना वो अपना अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पर वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो सेल्स लॉस हो गए उनका स्ट्रक्चर तो वहां पे नहीं रहेगा। तो वहां पे ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है ना, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, मोजाइक डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट इज नॉट अ कंप्लीट डेवलपमेंट, इज नॉट अ कंप्लीट डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट का भी एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता नहीं, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट बनना अभी बाकी है। क्यों बनना बाकी है, क्योंकि हमने वहां से क्या कर दिया था, सेल्स को वहां से डिटैच कर दिया था, सेल्स को वहां से डिटैच कर दिया। डिटैच करने के बाद जो मतलब सेल्स ने डिटैच होने के बाद भी खुद का स्ट्रक्चर बनाया, नहीं बनाया ऐसा नहीं है, खुद का स्ट्रक्चर जो चाहिए था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। मतलब यहाँ पे एक्टोडर्म पहले फॉर्म होना चाहिए था डिटैचमेंट के पहले, डिटैचमेंट के बाद भी वहां पे क्या हो रहा है, ये सेल एक्टोडर्म का ही फॉर्मेशन कर रही है, दूसरी सेल भी एक्टोडर्म का ही फॉर्मेशन, तीसरी सेल नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल टिश्यू को फॉर्मेशन का, मतलब डिटैचमेंट के पहले भी वही टिश्यू बना रहे थे, डिटैचमेंट के बाद ही वही टिश्यू बना। मतलब क्या है कि इन सेल्स ने अपना जो कैपेसिटी था एक पर्टिकुलर फेट बनाने के लिए, वो कैपेसिटी लॉस किया क्या, नहीं किया। बट इन सेल्स को किसने लॉस किया, ये जो सेल्स निकल जा रही है यहाँ से, इस ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए थे, जो 4 सेल्स यहाँ से निकल गए, उनका मतलब उनकी जो कमतरता थी वहां पे डेवलपमेंट की, वो तो नहीं निकल पाई। मतलब वहां पे जो डेवलपमेंट था वो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा नहीं, तो वहां पे डेवलपमेंट कैसा होगा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा। अगर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, मोजाइक डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मोजाइक डेवलपमेंट। तो इसका जो एक मेन रीजन है ना, मतलब सेल्स को, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स को एक दूसरे से डिटैच करने के बाद भी अगर उनके फेट में कोई चेंज आता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, मतलब सेल को डायरेक्ट करने वाला कि हाँ भाई तुम इस पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाओ, ये कहने वाला कौन है, वो कहने वाला कोई तो फैक्टर होगा, दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। और हमें पता है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में वो पार्ट कौन होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में वो पार्ट कौन होगा, वो पार्ट होता है दैट इज अबाउट मैसेंजर आरएनए होगा या कोई प्रोटीन होगा, जो कहां पे पाया जाएगा, सेल के अंदर। कहां पे पाया जाएगा, सेल के अंदर। मतलब ये जो सेल्स थी हमारे पास, ये जो सेल्स हम डिटैच कर रहे थे, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहले से ही कौन है, एक मैटर है, कोई एक मैटर है, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, जो क्या कर रहा है, इन सेल्स को डायरेक्ट कर रहा है कि किस पार्ट में आपको कन्वर्ट होना है। मतलब सेपरेट होने के बावजूद भी, डिटैच होने के बावजूद भी अगर सेल अपना फेट चेंज नहीं करते, सो सच अ कंडीशन इज नोन एज अ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और ऐसे स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मोजाइक डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, मोजाइक डेवलपमेंट। उसके बाद अभी हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज अबाउट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। या ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट इज अबाउट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये थोड़ा सा अलग है। जब आप कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को समझोगे तभी जाके आपको पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मान लो कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, रेगुलेटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेगुलेटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, रेगुलेटेड ग्रोथ। मान लो कि हमारे पास कुछ अर्ली एम्ब्रियो के 8 सेल्स हैं, यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 8 अर्ली एम्ब्रियो के सेल्स हैं। ऐसे मान लीजिएगा कितने सेल्स हैं हमारे पास, 8 अर्ली एम्ब्रियोनिक के सेल्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। अगर ऑक्टन स्टेज से एट सेल एम्ब्रियो से अगर हम कुछ सेल्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, मतलब यहाँ से कुछ सेल्स को हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन ऑफ सम सेल्स।
कुछ सेल्स को यहाँ से क्या कर दिया हमने, आइसोलेट कर दिया। उसके बाद जो सेल्स बचेगी वहाँ पे, मान लीजिएगा कि वहाँ पे कितने सेल्स बच गए, 4 ही सेल्स रिमेन रह गए। और जो रिमेनिंग 4 सेल्स है ना, उन्होंने क्या किया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। क्या किया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। देखिए अब आपको समझ में आएगा कि इसके पहले कंडीशन में मोज़ेक डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ये तो डिफरेंस है मोज़ेक डेवलपमेंट एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट में। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, हमें ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से अगर कुछ सेल्स को हम सेपरेट कर देते, सेपरेशन के बाद फिर भी वहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को ही हम क्या कहेंगे, रेगुलेटेड डेवलपमेंट। इसका होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग सेल्स थे ना, रिमेनिंग सेल्स ने किसको बनाया, जो सेल्स यहाँ से लॉस हो गए थे, अर्ली एम्ब्रियो से जो सेल्स लॉस हो गए थे उनको फिर से किसने बनाया, रिमेनिंग सेल्स ने बनाया। और जो सेल्स लॉस हो गई थी यहाँ से, वो भी क्या कर रही है, वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती है। अगर उसको प्रॉपर कंडीशन दे दी जाए तो वो भी क्या करेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब वहां पे लॉस्ट सेल का फंक्शन कौन कर रहा है, रिमेनिंग सेल उसका फंक्शन कंप्लीट कर रही है। ऐसे ही ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, रेगुलेटेड ग्रोथ कहते हैं। ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, रेगुलेटेड। और यहाँ पे सेल्स को डिटैच करने के बाद भी, आइसोलेट करने के बाद भी वहां पे ऑर्गेनिज्म का कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है। ऑटोनोमस में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो रिमेनिंग सेल थे, वो जो डिटैच हो गए जो सेल्स थे, उनका फंक्शन रिगेन नहीं कर रहे थे। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उन जो सेल्स डिटैच हो रहे हैं और जो रिमेनिंग सेल्स थी वहां पे, वो सेल क्या कर रहे हैं, डिटैच सेल्स का फंक्शन वहां पे रिगेन कर रही है। फिर से सेल का डिवीजन हो रहा है और बाद में वैसे की वैसे सेल रिमेन फॉर्म होते जा रहे हैं और फिर से ऑर्गेनिज्म जो बनाना चाहिए था वहां पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं, दैट इज द ट्विंस डेवलपमेंट। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होना, आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन। ह्यूमन के अंदर आइडेंटिकल ट्विंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो जो डेवलपमेंट होता है दैट इज अबाउट द, वहां पे जो स्पेसिफिकेशन या कमिटमेंट जो होता है ना, दैट इज अबाउट द कमिटमेंट इज द टाइप क्या, स्पेसिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिक। क्योंकि हमें पता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, स्प्लिटिंग से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मतलब मान लो कि आपके पास 16 सेल का स्ट्रक्चर है, वहां से 8 सेल के ऐसे 2 स्ट्रक्चर बन गए और दोनों भी इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो सच कंडीशन इज नोन एज, और द स्पेसिफिकेशन इज नोन एज अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड ग्रोथ, रेगुलेटेड डेवलपमेंट का ही एग्जांपल होता है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट का ही क्या होगा, एग्जांपल होता है दोस्तों। ओके, अब थोड़ा बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि ठीक है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो सिग्नल का आता है ना, सिग्नल का डिफरेंस आता है, बाकी किसी चीज का डिफरेंस होता नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर जो सेल्स, अर्ली एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं, जो एक दूसरे सेल्स एक ही मतलब स्ट्रक्चर में होते हैं ना, एक सेल्स एक दूसरे को सेल टू सेल सिग्नल नहीं करते, देयर इज नो सेल टू सेल सिग्नल। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देयर इज नो सेल टू सेल सिग्नल, सेल टू सेल सिग्नल होता नहीं है, इनके अंदर सेल टू सेल सिग्नल होता नहीं है। बट अगर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में जितने भी मतलब टिश्यू में जितने भी सेल्स आ रहे हैं ना, उनके अंदर सेल टू सेल क्या होता है, सिग्नलिंग होता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग होता है। सेल टू सेल सिग्नलिंग होने के बाद मतलब इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो सेल डिटैच हो रही है ना, तो रिमेनिंग सेल क्या कर रहे हैं, उन एक दूसरे को ऐसा सिग्नल दे रही है और कह रही है कि जो सेल डिटैच हो गए ना, उनका फिर से फॉर्मेशन कराएंगे और फिर से नॉर्मल जो स्ट्रक्चर आना चाहिए था उसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। ये डिफरेंस आता है। मतलब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे ऑटोनोमस में क्या होता है, सेल टू सेल नहीं होता है। ऑलरेडी सेल के न्यूक्लियस में कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं, वहां पे mRNA या प्रोटीन्स होते हैं, वो उस सेल्स को स्पेसिफिक या सेल का फेट डिटरमाइन कराते हैं। अगर
वहां से कुछ सेल्स हम डिटैच करके आइसोलेट करते हैं तो उसका फंक्शन रिगेन होता नहीं है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर। बट वैसा स्पेसिफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, फंक्शन रिगेन होता है या रेगुलेटेड डेवलपमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें रेगुलेटेड ग्रोथ देखने को मिलते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा है अभी, दैट इज अबाउट द मोनोजाइगोटिक और द आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन, दैट इज अबाउट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब तीसरी बात करेंगे हम, तीसरी बात जो हमारे पास थी दैट इज अबाउट द सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन एक कौन सा है, सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन, नोट करेंगे हम यहाँ पे। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन, जनरली सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन कहाँ पे पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर। ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, इंसेक्ट्स के अंदर। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन इज फाउंड इन इंसेक्ट, इंसेक्ट के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। सिंथेटिक कंडीशन एक्चुअली होती क्या है, अगर मान लो कि किसी लार्ज सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन आ रही है, सिंगल सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन, दैट इज नोन एज सिंथेटिक कंडीशन। मल्टीपल न्यूक्लियस का कंडीशन आ रहा है, सो दैट इज नोन एज अ सिंथेटिक कंडीशन। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वहां पे ओनली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, बट न्यूक्लियर डिवीजन डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सिंथेटिक कंडीशन होगा वहां पे। मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। मान लीजिएगा कि एक अर्ली एग है, ये इंसेक्ट का एग है, और यहाँ पे मान लीजिएगा कि एक के अंदर बहुत सारे क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। क्या बन गए वहाँ पे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस वहाँ पे डिवीजन से आ चुके हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीजन से बन गए यहाँ पे। सो सच कंडीशन इज नोन एज अ सिंथेटिक कंडीशन। और स्ट्रक्चर हम मतलब ऐसे टाइप का डेवलपमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के अंदर। तो सिंथेटिक डेवलपमेंट हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, ड्रोसोफिला के अंदर। सिंथेटिक डेवलपमेंट इज जनरली फाउंड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखिए क्या होता है, मान लो कि ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, इसको हम एक्सिस फॉर्मेशन करेंगे। मान लो कि एम्ब्रियो का ये एक्सिस है और एक एक्सिस है। मान लो कि ये जो पहला एक्सिस है, ये दिस इज द एंटीरियर एक्सिस और दिस इज द पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर एक्सिस पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये डोर्सल एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वेंट्रल एक्सिस है। अभी तो हम सिर्फ बात करेंगे एंटीरियर एक्सिस के बारे में एंड पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में। पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में, एक होगा एंटीरियर एक्सिस तो दूसरा होगा कौन सा, पोस्टीरियर एक्सिस, दोनों के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिएगा कि एंटीरियर एक्सिस के अंदर यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पे, ठीक है, या न्यूक्लियस से जो भी जीन ट्रांसक्राइब हो गए वो एक पर्टिकुलर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे, आरएनए से कुछ प्रोटीन आएंगे, आरएनए से कुछ प्रोटीन आएंगे। मान लो कि जो सेल्स एंटीरियर रीजन में वहां पे पर्टिकुलर एक ही जीन का क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक टाइप के जीन का ही एक्सप्रेशन हो रहा है, और मान लो कि वो जीन किसका है, बाइकोइड का जीन है। किसका जीन है, बाइकोइड के जीन का ही एक्सप्रेशन हो रहा है एंटीरियर रीजन में, क्योंकि वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट सिर्फ उसी जीन के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। और जो इन्वायरमेंट पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर है, वहां पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर किसका जीन एक्सप्रेस करा रहा है, नैनोज का जीन एक्सप्रेस करा रहा है। किसका जीन एक्सप्रेस करा रहा है, नैनोज का जीन एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एंटीरियर रीजन में क्या होगा, बाइकोइड का एमआरएनए ज़्यादा बनेगा, बाइकोइड का मैसेंजर आरएनए का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगा, पोस्टीरियर एक्सिस में नैनोज
का mRNA का अमाउंट कैसे होगा, ज़्यादा होगा। अगर बाइकॉर्ड का आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बाइकॉर्ड एंट्री एक्सिस पे, और जैसे जैसे एंट्री एक्सिस से हम पोस्टीरियर एक्सिस जाएंगे तो बाइकॉर्ड का अमाउंट क्या हो रहा है, बाइकॉर्ड का अमाउंट वहां से जाते हुए डिक्रीज होते जा रहा है। अमाउंट क्या होते जा रहा है उसका, डिक्रीज। किसका, बाइकॉर्ड का। किस किस सही से किस, मतलब कौन से एक्सिस से कौन से एक्सिस को जाते हुए, एंट्री एक्सिस से जब हम पोस्टीरियर एक्सिस को जा रहे हैं ना, तो बाइकॉर्ड का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो बाइकॉर्ड का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, एंटीरियर एक्सिस पे ज्यादा होगा। बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, एंटीरियर एक्सिस पे, और कहाँ पे निग्लिजिबल होगा, पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। सेम कंडीशन किसके लिए हो सकते हैं, सेम कंडीशन हम किसके लिए कह सकते हैं, नैनोज के लिए। सो नैनोज का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, नैनोज का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पोस्टीरियर एक्सिस होगा, और पोस्टीरियर एक्सिस से एंटीरियर एक्सिस जाते हुए क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होते जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होते जाएगा। तो इसके हिसाब से वहां पे 3 रीजन ऐसे बनेंगे, इसके हिसाब से वहां पे कितने रीजन बनेंगे, 3 रीजन ऐसे बनेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे 3 रीजन यहाँ पे शो करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये एंटीरियर साइड है और ये मान लो कि पोस्टीरियर एक्सिस है, ये एंटीरियर एक्सिस और ये पोस्टीरियर एक्सिस, और ये मिडल वाला रीजन होगा। ये कौन सा रीजन होगा, मिडल वाला रीजन। एंटीरियर एक्सिस में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे निग्लिजिबल है, कहाँ पे निग्लिजिबल है, पोस्टीरियर एक्सिस पे। क्योंकि यहाँ से इधर जाते हुए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। और सेकंड कंडीशन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर एक्सिस पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, नैनोज का। नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा। और जैसे जैसे हम पोस्टीरियर एक्सिस टू एंटीरियर एक्सिस आएंगे, एंटीरियर एक्सिस में नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्लाइन होगा। मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होते हुए आएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इस रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन पाया जाएगा बाइकॉर्ड एंड नैनोज का, तो दोनों का भी थोड़ा सा मीडियम अमाउंट पाया जाएगा। मतलब इस रीजन में थोड़ा सा बाइकॉर्ड भी होगा और थोड़े कॉन्सेंट्रेशन में कौन होगा, नैनोज भी होगा। सो बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा और यहाँ पे नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा होगा। पर इस एंटीरियर एक्सिस पे बाइकॉर्ड ज्यादा है और नैनोज निग्लिजिबल है, एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे नैनोज ज्यादा है एंड बाइकॉर्ड कम है। तो ऐसे वक्त में यहाँ पे क्या हो सकता है, जहां पे बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो बाइकॉर्ड प्रोटीन क्या करेगा, ऐसे जीन को ट्रांसक्राइब करेगा जहां से उस ऑर्गेनिज्म का कौन सा बॉडी का पार्ट बन पाए, हेड रीजन बन जाए। कौन सा पार्ट बन जाए वहां पे, हेड रीजन। और जहां पे देखिए, जहां पे हम बोल रहे हैं कि पोस्टीरियर एक्सिस पे कौन सा पार्ट बनना शुरू हो जाएगा, एब्डोमेन बनना शुरू हो जाएगा। उसका कौन सा रीजन बनना शुरू हो जाएगा, एब्डोमेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। क्यों, वहां पे एब्डोमेन के फॉर्मेशन के लिए बाइकॉर्ड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा चाहिए, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में चाहिए। बट नैनोज कैसे चाहिए, नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। और जिस जगह पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन थोड़े थोड़े अमाउंट में, वहां पे क्या बनेगा, ट्रंक वाला पार्ट बनेगा। कौन सा रीजन बनेगा वहां पे, ट्रंक। सो हेड, देन ट्रंक, एंड देन किसका फॉर्मेशन होता है, एब्डोमेन का फॉर्मेशन। तो इन सभी चीजों के लिए क्या हो रहा है, वहां पे डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। और ऐसे टाइप की जो स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, दैट स्पेसिफिकेशन इज नोन एज अ सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन। और सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर स्टडी करते हैं। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, ड्रोसोफिला के अंदर। सो यहाँ पे इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट में हम देख रहे हैं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिंसिटिव कंडीशन होते हैं, मतलब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन वेर नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट। उसके बाद न्यूक्लियस का पेरिफेरल रीअरेंजमेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे वो क्या करता है, इंड्यूस करता है न्यूक्लियर जीन्स को। क्योंकि एंटीरियर रीजन में कौन से जीन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, बाइकॉर्ड की जीन, एंड पोस्टीरियर रीजन में किसके जीन एक्टिवेट होने लगते हैं, नैनोज की जीन। जहाँ पे पोस्टीरियर पे नैनोज ज्यादा होता है एंड बाइकॉर्ड कम होता है, वहां पे एब्डोमेन का डेवलपमेंट होगा। एंटीरियर रीजन में बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो वहां पे कौन से जीन एक्टिवेट हो गए, जो हेड रीजन बनाने वाले जीन्स एक्टिवेट हो गए। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे इक्वल आपको देखने को मिलेगा, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे
ठीक है, ट्रंक का फॉर्मेशन होगा, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पे हम ठीक है स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो मतलब समझ में आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। जय हिंद।